आपको जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। हमारा जब बेल हुआ तो वो बेल ऑर्डर आया और उस बेल ऑर्डर की शुरुआत हुई, मेरे देश की धरती उगले सोना सोना, कुछ इस तरीके का था, मुझे याद भी नहीं है वो लाइन, और ये गैंग्रीन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरा बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई। आप बार बार देखिए कि जो लोग हमारे ऊपर इतना तिलमिला जाते हैं वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उमर का नाम ज्यादा लेते हैं। तो मेरे बेल ऑर्डर में गैंग्रीन का शब्द लिखा हुआ है, जिसको खुद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उमर का जो बेल ऑर्डर है उसमें इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का असर होता है। में बिलीव करता हूं, अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं, अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रांजल वाजपेयी है। श्री श्री कन्हैया जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, संगठन के बारे में ना पूछें, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं जी। 21 साल का IIT से पास हुआ छात्र देश में नौकरी करके टैक्स पे करता है। आप संभवतः 30 के आसपास पहुंच चुके होंगे। आप इतने सालों से बुद्धिस्ट स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज और ना जाने क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। आप देश इसका क्या भला करने वाले हैं इस तरह की पढ़ाई से? और आपके उमर खालिद जो इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉलेज में रहते चले आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? आप देश का भला करने आए कि राजनीति करने आए? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टैक्स की बात जब पूछी जाती है तो मन करता है कि इसको बड़े कई तरीके से व्याख्यायित करूं, लेकिन एक ही चीज बोलता हूं कि इस देश के अंदर IIT में पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, और बेशक आपकी तरह जो है किसान बेचारा वो उतना टैक्स नहीं दे पाता होगा। देश जो है टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है इससे ही नहीं बनता है। इससे हिसाब से तो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, अंबानी जी को होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। भैया बात को समझिए, बात को समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन जितना IITian का है, जितना पत्रकारों का है, जितना मोदी जी का है, जितना साकेत का है, उतना ही किसान का है, उतना ही मजदूर का है, उतना ही दलित का है, उतना ही महिला का भी है। और इस तरीके की जो मानसिकता होती है, जहां हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे देखते हैं, इसी ऊंच नीच की मानसिकता से हमको आजादी चाहिए साहब। और रही बात कैंपस में रहने की, सुनिए, कैंपस में रहने की उसको भी सुन लीजिए। कैंपस में पहुंचने के लिए मोटी मोटी बात आपको कर देता हूं। जैसे मैं जब EVM की चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि EVM का जांच कराना चाहिए। बोले इस देश में डिग्री का जांच नहीं हो पाता है, EVM का जांच होगा, उसको छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि कैंपस में पढ़ने के लिए भी अगर मैं PhD कर रहा हूं, उससे पहले MPhil करना पड़ता है, MPhil से पहले MA करना पड़ता है, MA से पहले BA करना पड़ता है। और ये जो पढ़ाई है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे बताइए कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट क्यों है? एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आपको उम्र नहीं, बहस नहीं, वो किसी दिन बहस कर लेंगे, आपके साथ भी बहस कर लेंगे। अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके भूपेन चौबे हमारे साथ है। हेलो कन्हैया जी, अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके देश में इसलिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्योंकि देश का पॉलिसी क्या होगा अफ्रीका के लिए, वो हम लोग ही पढ़ करके तय करते हैं, वो पॉलिसी हम ही लोग बनाते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा। मेरा प्रश्न कन्हैया जी से है। आपने बात कही कि महिलाओं के लिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी रिपोर्ट है कि जितनी भी महिलाओं के मोलेस्टेशन की रिपोर्ट आती है 50% के आसपास JNU से आती है। एक तो ये आप महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, वहां की स्थिति है। और JNU के प्रोफेसर की रिपोर्ट है 200 पेज की, इट हैज बिकम अ डेन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट। ये JNU के प्रोफेसर की है। पर हम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट की बात करेंगे, 50% रिपोर्ट वहां से आती है। दूसरा, आपने कहा कोर्ट पे आपका विश्वास है। जब कोर्ट रिजल्ट देती है तब वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। तो वो तो कोर्ट नहीं दिया था, फिर उसको जुडिशियल किलिंग को कह रहे हो आप। एक तरफ आप पहले तो कहते हो कोर्ट में विश्वास है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको दे देती है तो फिर कहते हो जुडिशियल किलिंग है। विश्वास है कहां पे?
देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है और पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सवाल पूछने पे भी बहुत बड़ा पहरा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब हमारा यह है आपका कि मैं आपको देश का एक आंकड़ा देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस केरला में रजिस्टर्ड होते हैं। और सुन लीजिए सीपीआई छोड़िए ना, साक्षरता की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल है। अब आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, केस होना और केस का रिपोर्ट होना ये बिल्कुल दो बात इस देश के अंदर है। जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने राइट को एसर्ट करते हैं, वो पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जहां पे निरक्षरता होती है, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, उनके अधिकारों को दबा दिया जाता है और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप इस कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं कि कार्यक्रम जुडिशियल किलिंग और कल्चरल, पहली बात तो मैं उसका ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, ना मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन जहां तक कार्यक्रम करने की बात है तो उसको भी जिस कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है ना, कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। वहां रॉड लेकर के, मारपीट करके, पत्थर चला करके, लोगों के साथ वायलेंस करके और लोगों को रेप थ्रेट दे करके नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सवालों से निकल करके आ रहा है वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को किस आधार पे देखते हैं। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ महिला आयोग के रिपोर्ट के आधार पे देखेंगे कि अभी इस साल जेएनयू को राष्ट्रपति जी के द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है, इस पे आप नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अभी उसको दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जेएनयू में लोग 120 रुपए में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट दिया है, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन हम लोगों ने दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने बारे में कह देता हूं, मेरी माँ 3000 रुपया कमाती है। अगर जेएनयू नहीं होता ना तो ली मेरिडियन में बैठ करके आपके सामने भाषण नहीं दे रहे होते। वक्त हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। भूपेंद्र चौबे हमारे साथ हैं। बहुत संक्षिप्त में सवाल पूछूंगा। कन्हैया जी, भाषण तो आप बहुत बढ़िया देते हैं और हम लोग आपके बड़े भाषण सुनते आए हैं, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब आपके खिलाफ फाइल हुआ तो जो महिला जज थी जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि आप गैंग्रीन की तरह हैं, आपकी सोच आपके साथी गैंग्रीन की तरह हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं आप लोग। अब ये सच है कि आपके खिलाफ अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, जो आप बार बार बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कितने समय तक पढ़ें, कितने समय तक रहें? क्या उसके ऊपर कोई एक मापदंड नहीं रहना चाहिए क्या? अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आप बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, आप 5-7 साल बाद अगर आपको हटना होता है, क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वैसा बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक? ये एक्चुअली देखिए क्या है, ये एक कंफ्यूजन है। मैं बार बार बता देता हूं, जैसे हर चीज के लिए एक मिनिमम टाइम लगता है। कोई भी इंसान जब 10वीं करेगा, आप सब लोग जरा सुनिएगा, वो भाई साहब बहुत गुस्से में थे, आप भी सुन लीजिए सर। 10वीं जब आप कीजिएगा तो आपको उसके लिए मिनिमम 15 वर्ष लगेगा। 10वीं से जब आप 12वीं कीजिएगा तो 17 वर्ष लगेगा। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 20 वर्ष होगा, एमए करेंगे तो 22 वर्ष होगा, एमफिल करेंगे तो 24 वर्ष होगा, और पीएचडी करने में अगर मिनिमम भी 3 साल लगेगा तो 27 साल होगा। भैया हम कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ये तो सरकार ने ही मानदंड तय किए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से पीएचडी कर रहे हैं। और ये बार बार जो आप उम्र पे चले जाते हैं ना, तो आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री 67 साल में युवा हो सकते हैं और हम 30 साल में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। माने ये क्या चल रहा है? पर आप बीमारी वाले सवाल पे नहीं बोले। सवाल जी, अगला सवाल है सर। आप गरीबी की बात करते हैं कि गरीबी से आपको आजादी चाहिए, हमें आजादी गरीबी से दिलवानी है। तो गरीबी की जहां बात आती है तो आपको क्या लगता है कि आप नारे लगाएंगे तो जो गरीबी है वो मिट जाएगी? सर अगर गरीबी मिटानी है, आप आजादी की बात करते हो, ये बात तो हो मेरा चुकी सवाल ये है, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि आप गरीबी मिटाएं? आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए कि आप टीसीएस की तरह, टाटा की तरह आप एक एम्प्लॉइज एक इतना बड़ा पूरा खड़ा करें। हो गया सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, इनका जवाब दे देते हैं। भैया देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक शुतुरमुर्ग होते हैं जो अपनी गर्दन रेत में डुबा करके कहते हैं कि कोई आंधी आने वाला नहीं है, मैं तो अपनी गरीबी से मुक्त हो जाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि
मोदी जी ने आपके खाते में 15 लाख पहुंचाया हो ना हो, लेकिन मोदी जी से लड़ करके हमारे खाते में 15 लाख रुपया आ गया और 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स भी भर दिए हैं। तो हमारी गरीबी तो जरूर मिट जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी गरीबी मिट जाने से ही समाज की गरीबी मिट जाएगी। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर अगर समस्या है तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या के खिलाफ आप सवाल खड़ा करें। ना सिर्फ सवाल खड़ा करें, उसके खिलाफ आप सड़कों पे उतरें और सड़क पे उतर करके उसको खत्म करके एक मुकम्मल समाज की निर्माण करें, और वही करने की कोशिश करें। दो सवाल है प्रश्न, लेकिन लोगों के मन में यह भी आता है कि जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही, ऐसा तो नहीं कि आपको इलेक्टोरल इस डेमोक्रेसी में कभी मौका ना मिला हो, आपको भरपूर मौका मिला है। इतने वर्षों तक बंगाल में आपकी सरकार रही, आज केरल में आपकी सरकार है, त्रिपुरा में आपकी सरकारें हैं कम्युनिस्टों की। वहां पर गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि आपकी वहां पर क्यों नंदीग्राम और सिंगूर जैसे हत्याकांड हुए? वहां पर क्यों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय लगातार किया जाता है? इस बात के बारे में भी तो आपको प्रश्न जवाब देना पड़ेगा। साकेत जी, मैं बार बार कहता हूं कि आप पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। आप में जो है ना एकदम छोटा रिचार्ज वाला क्वालिटी दिखता है। जैसे आपके बड़े संघ के नेता बोलते हैं वैसे ही आप उसको फॉर्मुलेट करके बोल रहे हैं। देखिए, आपके संस्कार है कि आप लोगों के पर्सनल कमेंट्स करें, हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते। हमारे संस्कार और आपके संस्कार इस देश के संस्कार हैं। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहां आ रहा था तो आपने मुझे क्या कह करके बुलाया? कन्हैया कुमार जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष। आपने मुझे कहा कन्हैया कुमार सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी। भाई साहब, आप उस काम के लिए मुझे क्यों तोहमत दे रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेवार ही नहीं हूं? आप मुझसे स्टालिन का हिसाब मांगते हैं, लेनिन का हिसाब मांगते हैं। मैं आपसे इस देश के अंदर जो हो रहा है उस पे हिसाब मांग रहे हैं। आप ये बड़ी बड़ी समस्याएं जब उठाएंगे तो लोग प्रश्न तो करेंगे कि ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? डेमोक्रेसी ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? आप कैंपेन मोड में महाराज, आप यूपी का चुनाव नहीं है। एक मिनट। अरे चुनाव तो हम जीतते रहते हैं, जनता हम पे भरोसा करती है इसलिए वोट देती है और आपको रिजेक्ट करती है। आप एक बार जेएनएसयू के अध्यक्ष बन गए, अगले साल आपकी पार्टी को कैंडिडेट भी नहीं मिला जेएनएसयू में और आपको गठबंधन करना पड़ा सभी वाम दलों को एक साथ हमें हराने के लिए। अच्छा, इनकी सरकार का आपने बताया कि इनकी सरकारें जहां जहां वहां ये समस्या होती हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट मॉडल की बात है। आपकी सरकारें कहां, आपकी सरकारें कहां कहां? देखिए, हम तो छात्र संगठन है, लगातार कोई भी सरकार हो छात्रों की मांगों को उठाएंगे, मुद्दों को उठाएंगे। ये अभी कह रहे थे कि लाख रुपया आया है, वो लाख रुपया इसलिए आया है क्योंकि हम लड़े यूजीसी से और जेआरएफ और एसआरएफ बढ़ा इतना, इसलिए आज जो रिसर्च स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं उनको पहले 16,000 रुपए जेआरएफ मिलता था, आज 25,000 रुपए पर महीना जेआरएफ मिलता है जूनियर रिसर्च फेलो। सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पूछ लूं मैं? कन्हैया जी, बड़ा सिंपल सवाल है। चौपाल के माध्यम से सिर्फ आप सच्चाई से ये बतला दें, फ्रॉम डे वन जब से आप हाईलाइट हो रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह से सुनता हूं और दिन ब दिन ये देखता जा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। मुझे ये बतला दें कि आपकी इस कदर की उन्नति के पीछे कौन सी पार्टी है? सच्चाई से बतलाएं आप, ईमानदारी के साथ। कोई ना कोई आपके पीछे है। कभी नारे के खिलाफ चल रहे हैं, कभी टैक्स के खिलाफ चल रहे हैं, और आज आपने कह दिया 15 लाख आपको आ भी गए हैं। तो मोदी जी की दोस्ती हो गई है क्या आपकी? ये सारी बातें आज खुल के बतलाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आप बुजुर्ग हैं और आपके सवाल का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, और उन्नति की जहां तक बात है तो उसमें मैं एक बात कह देता हूं कि इसके लिए तो मैं जरूर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अगर गृह मंत्री जी हमको जेल में नहीं डालते तो आप हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। ये तो मैं उनको हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात दोस्ती की, तो ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। संविधान की कसम खा करके कहता हूं कि किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो वादे हमसे किए जाते हैं उस वादे का हिसाब ही सरकार से मांगते हैं। जो भी नारा लगाते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो इस देश की जनता की भलाई के लिए करते हैं, देश के पक्ष में करते हैं। और ये जो एक बार बार लोगों को सवाल उठा करके भटकाने की कोशिश की जा रही है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उनकी जो पॉलिसी है और उन्होंने जो वादा किया और उन्होंने जो डिलीवर नहीं किया, उस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। नौजवान होने के नाते हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी, आपने कहा कि इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा किया जाएगा, लेकिन मैं बार बार सरकारी आंकड़ा देखने की कोशिश करता हूं तो कभी भी 2 लाख रोजगार नहीं पैदा किया। 2.5 साल सरकार के हो गए। यही हमारे मुद्दे हैं। और ये बार बार जो एक कयास लगाया जाता है कि आप किसी ना किसी राजनीतिक दल के समर्थन से किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। उनकी यूनियन का भी किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो हम नहीं, हम आपको यूनियन से बात हो रही है कि लाल झंडा लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं फिर बार बार? सिर्फ
जब लाल हाँ। झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और केरल और पश्चिम बंगाल में जहां सरकारें रही हैं, आप भी उसके थोड़ा बारे में भगवा कर जवाब भी नहीं लीजिए, देना चाहते। आप भी थोड़ा झंडा निश्चित भगवा रूप से कर लोग लीजिए, हो प्रश्न जाएगा करेंगे। बराबर। लेकिन हम नहीं मान रहे, हम आपको स्टूडेंट लीडर के तौर लेकिन पर मान जानते रहे हैं साकेत जी हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमें जबरदस्ती कम्युनिस्ट साबित कर देंगे तो होना हो कम्युनिस्ट पार्टी हमको कुछ दे दे। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि बतौर स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा करना और इस देश के अंदर क्या बेहतर हो सकता है उसके पक्ष में लड़ना, ये हमारा काम है। किसी राजनीतिक पक्ष का परवक्ता होना हमारा काम आखिरी एक नहीं है। सवाल लेते हैं।